इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशान वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, केंद्र की परियोजनाओं से बिहार में बहेगी विकास की गंगा। WHO ने चेताया, ओमिक्रॉन के बाद आ सकता है कोरोना का दूसरा वेरिएंट, सतर्कता बरतने की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान शुरू, तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी राजद। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा 7 निश्चय योजना के तहत होगा गांवों और पंचायतों का विकास। IPL के सबसे महंगे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने पटना के ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने लगाई बोली। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार की जो परियोजनाएं चल रही हैं, उससे बिहार में विकास की गंगा बहेगी। मुंगेर सड़क पुल के लोकार्पण के मौके पर वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में चल रही परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार में विकास की गंगा बहेगी। मुंगेर सड़क पुल के लोकार्पण के मौके पर वर्चुअल माध्यम से बिहार वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों पर इतना काम कर रही है कि कुछ समय बाद पूरे देश में सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ बड़े पैमाने पर बिहार को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में भी गंगा पर इतने पुल बनेंगे कि यहाँ चारों ओर विकास की गंगा बहने लगेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये सड़क बिहार से होकर गुजरेगी और उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत बिहार के भीतर 480 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके लिए DPR बन गई है। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि बिहार में जो भी संभावित नक्शा है वो भेज दें, उसे मंजूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में गंगा नदी पर 18 पुलों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पटना में महात्मा गांधी सेतु पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन सभी पुल तैयार होने से उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। विक्रमशिला के समानांतर पुल दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये पुल भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने बिहार में बन रहे और भविष्य में बनने वाले पुल, अप्रोच पथ सहित 4 लेन और 6 लेन जैसे पथों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले 4 लेन पर 7,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका कार्य अप्रैल से शुरू होगा। नितिन गडकरी की माने तो इन परियोजनाओं से निश्चित रूप से बिहार के विकास को बड़ी गति मिलेगी। इससे बिहार में सड़क और पुल पुलियों का जाल बिछेगा, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट के आने की संभावना जाहिर करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है, साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ाने को कहा है। आइए जानते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट कब तक आ सकता है और ये कितना खतरनाक होगा। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कमजोर हो चुका है। इस वेरिएंट के प्रसार से संक्रमण की रफ्तार झेल रहे देशों में धीरे धीरे कोरोना के मामले घटने लगे हैं। भारत में भी तीसरी लहर समाप्ति की ओर जा रही है, लेकिन हाल ही में WHO के एक खुलासे ने फिर से लोगों को आशंकित कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का लास्ट वेरिएंट नहीं था। आगे भी कोरोना के नए वेरिएंट आ सकते हैं। यदि विशेषज्ञों की माने तो ये वेरिएंट कभी भी आ सकते हैं, पर उम्मीद की जा रही है कि अगला वेरिएंट आने में अभी वक्त लगेगा।
डॉक्टर मारिया वान करखोफ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन आखिरी चिंता पैदा करने वाला वेरिएंट नहीं था। यूएन हेल्थ एजेंसी इसके 4 अलग अलग वर्जन को ट्रैक कर रही है। मारिया ने अगले कोविड वेरिएंट के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें इस वायरस के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। और सच कहें तो ये वेरिएंट्स वाइल्ड कार्ड्स की तरह हैं, इसीलिए ये वायरस जैसे जैसे बदल रहा है और म्यूटेट हो रहा है, हम इसे ट्रैक करते जा रहे हैं। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मारिया उम्मीद जताती हैं कि अगला वेरिएंट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन साथ में ये भी कहती हैं कि अब जो भी वेरिएंट आएंगे उनके फैलने की स्पीड काफ़ी तेज़ होगी, इसीलिए विशेष ध्यान रखना होगा। वैक्सीनेशन को तेज करना होगा, साथ ही इसके फैलने की गति भी घटानी होगी। क्या ये वेरिएंट खतरनाक होगा? इस सवाल के जवाब में मारिया कहती हैं कि अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये कितना खतरनाक है या नहीं खतरनाक है, बहरहाल WHO का ये खुलासा कोरोना को लेकर निश्चिंत लोगों के लिए चेतावनी है और ये इशारा कर रहा है कि अभी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी और सतर्कता बनी रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ये ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने बिहार में सबसे ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इस दौरान नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। नीतीश जी का नाम जो नामकरण किया था पलटू राम, ये तो सत्य प्रमाण होता जा रहा है ना। अब मेरा शादी हो गया, हनीमून हो गया, अब तक जो है बैठक नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पसंद की रेहू मछली खाकर सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ये ऐलान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने राजद को वोट किया है उन्हें तो सदस्य बनाया ही जाएगा, लेकिन पार्टी उन लोगों को भी सदस्य बनाने का प्रयास करेगी जो लोग दल को वोट नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत मौजूदा सरकार से लोगों की नाराज़गी के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि उनका मानना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी का सदस्य होगा तो राष्ट्रीय जनता दल का ही होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा, किसान, लॉ एंड ऑर्डर की लचर व्यवस्था से नाराज़गी है। भाजपा जदयू के शासनकाल में 15 साल की सरकार चल रही है, इसके बाद भी बिहार देश में सबसे फिसड्डी राज्य है। आज से सदस्यता ग्रहण जो है हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने शुरुआत की और सभी लोगों को जो है आज लालू जी ने सदस्य बनाने का काम किया है। और आज से ही सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि जितने भी ज़िले हैं, हेडक्वार्टर हैं, हर ज़िले की पार्टी यूनिट संगठन आज से ही उसी वक्त से जब पहला सदस्यता लालू जी ने को जो मिला, रमई राम जी ने जो दिया, उसी टाइम से पूरे ज़िलों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। अब मेंबरशिप अभियान जो है कुछ महीने चलेगा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जातीय जनगणना समेत कई मामलों को लेकर उन्हें घेरने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जलेबी की तरह बातों को घुमाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि जातीय जनगणना हो। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब मैं कुंवारा था तभी से सर्वदलीय बैठक की बात कह रहे हैं। मेरी शादी हो गई, हनीमून भी हो गया, लेकिन आज तक बैठक नहीं हुई। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि आखिर बैठक कब तक होगी। तो एक जलेबी क्यों छानने लगते हैं नीतीश कुमार जी? हाँ भी मतलब कहने के लिए हाँ, मन में तो है बेईमानी, पूरी तरीके से बेईमानी है भाई। जब विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो गया 2 बार और आपने कहा था कि हम कराएंगे राज्य सरकार अपने खर्चे पर, अगर केंद्र नहीं कराती है तो बैठक तो ढोंग था, वो तो हम समझ ही रहे थे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप लोग फिर सवाल पूछते कि बैठक में क्या हर्ज है, बैठक करा लीजिए। अब कब होगा बैठक? हमने तो अधिवेशन में कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कहा कि भाई जब कुंवारे थे
तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीट होगी। अब मेरा शादी हो गया, हनीमून हो गया, अब तक जो है बैठक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हुए तेजस्वी ने यह भी पूछा कि कहां है डबल इंजन की सरकार। कि नीतीश जी का नाम जो नामकरण किया था पलटू राम, एक तो सत्य प्रमाण होता जा रहा है ना। उन्होंने कहा कि बिहार देश में अब भी सबसे पिछड़ा राज्य है। तेजस्वी आज पूरे रोल में थे। उन्होंने एनडीए की सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला करते हुए यह संकेत दे दिया कि आने वाले समय में मजबूती से प्रतिद्वंदी का मुकाबला करने वाले हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अपने 1 साल के कार्यकाल लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में बिहार की पंचायतों की कार्यशैली में बड़े बदलाव किए गए हैं, साथ ही पूंजी निवेश भी हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले 4 सालों में मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत गांव और पंचायतों के विकास करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाएगा। बिहार के चुनाव में बोगस वोटिंग का प्रयोग करके लोग मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे। तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया। जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद OCR के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, उसके माध्यम से कोई गिनती में भी जो प्रयोग करते थे कि स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते थे कि हमारे चुनाव में धांधली हुई, हमको हमारे लोगों को हरा दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो 1 वोट से चुनाव हारे। और 1 वोट से चुनाव हारना आप कितना कठिनाई वाला समझते होंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रयोग नहीं होता था तब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राजस्थान के एक माननीय विधायक हार गए थे जो वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। उसी तरह पूरी तरह एक व्यवस्था बनाया गया और साफ सुथरा चुनाव कराने का टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस बीच में कोरोना की पूरी लहर हम लोगों ने दूसरी लहर झेला। आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर को और तीसरी लहर
ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने झेला और पहली बार पंचायती राज विभाग पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को सहयोग करते रहे। हम लोग पंचायतों में साबुन वितरण का काम किया गया और जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के महामारी में 1,27,56,536 हम लोगों ने साबुन वितरण पर परिवारों में करने का काम किया। बिहार के युवा क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन आईपीएल के इस सत्र के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें, युवराज सिंह के बाद ईशान दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनकी सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। 23 वर्ष के इस युवा खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने फिर से खरीद लिया है। इस बारे में जानते हैं विस्तार से। बिहार के युवा बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन आईपीएल में युवराज सिंह के बाद दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2022 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 15 करोड़ 25 लाख रुपए में फिर से खरीद लिया है। 23 वर्ष के इस युवा खिलाड़ी को हासिल करने के लिए मुंबई इंडियंस को सनराइजर्स हैदराबाद से ज़बरदस्त होड़ करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मुंबई ने बाजी मार ली। ईशान का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। वहीं युवराज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2015 सत्र से पहले रिकॉर्ड 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2022 की नीलामी में जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा नज़र थी, उनमें से एक थे भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। इस आक्रामक बल्लेबाज को इस बार की नीलामी में सबसे हॉट पिक माना जा रहा था। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ईशान किशन के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच जोरदार टक्कर होगी, और वही हुआ भी। वहीं एक भारतीय गेंदबाज दीपक चहर को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हालांकि आईपीएल की नीलामी अभी कल तक जारी रहेगी। इस दौरान अन्य खिलाड़ियों पर भी बोली लगाई जाएगी। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला क्रिस मॉरिस हैं, जिन्हें 2021 में मिनी नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2020 में 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को आरसीबी ने 2021 में 15 करोड़ रुपए और इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स को राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने 2017 में 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। भारतीय खिलाड़ियों में युवराज सिंह के बाद ईशान किशन ही सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इस सत्र में फिलहाल ईशान किशन टॉप पर बने हुए हैं। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, केंद्र की परियोजनाओं से बिहार में बहेगी विकास की गंगा। WHO ने चेताया, ओमिक्रॉन के बाद आ सकता है कोरोना का दूसरा वेरिएंट, सतर्कता बरतने की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान शुरू, तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी राजद। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, कहा 7 निश्चय योजना के तहत होगा गांवों और पंचायतों का विकास। आईपीएल के सबसे महंगे दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने पटना के ईशान किशन, मुंबई इंडियंस ने लगाई बोली। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आके न्यूज़ 24 नजर हर खबर पर। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल आके न्यूज़ 24 नजर हर खबर पर।